नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने रेस कोर्सों में से एक मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स की खबर से। दोस्तों 11 एकड़ में ये रेस कोर्स फैला है और इसमें से 120 एकड़ की जो ज़मीन है वो महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को ट्रांसफ़र कर दी है। सरकार का कहना है यहाँ पर सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा। 140 वर्षों का इतिहास समेटे ये जो रेस कोर्स है, 2013 में इसकी लीज खत्म हुई थी और तब से ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या ये संघर्ष अब खत्म हो गया है? आखिर क्यों विपक्ष और पर्यावरणविद सरकार को आंख दिखा रहे हैं? दिखाते हैं मुंबई से आपको ये रिपोर्ट। करीब 140 साल पुराने महालक्ष्मी रेस कोर्स के एक हिस्से में अब सेंट्रल पार्क, खुली जगहें और उद्यान बनाए जाएंगे। इसकी 120 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को सौंप दी है। सरकार का कहना है कि इसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होगा। सेंट्रल पार्क करतोय, आतापर्यंत तिथे रेसकोर्स होतं, रेसकोर्स इंटरनेशनल लेवल का सेंट्रल पार्क हम यहाँ बनाएंगे। उस जगह पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। उस जगह का उपयोग सिर्फ गार्डन के लिए होगा और साथ ही जो कोस्टल का गार्डन बनेगा उसे सबवे बनाकर इस गार्डन से जोड़ा जाएगा। 180 एकड़। महालक्ष्मी रेस कोर्स की कुल जमीन 211 एकड़ की है। इनमें से 91 एकड़ जमीन रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को दी जाएगी। रेस कोर्स का प्रबंधन देखने वाला टर्फ क्लब घुड़दौड़ ट्रैक पर रेस आयोजित करता है, जबकि बाकी 120 एकड़ की जमीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सेंट्रल पार्क के निर्माण के लिए बीएमसी को ट्रांसफर की गई है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार की मंशा पर शक जताया है और कहा है कि उनकी सरकार लौटी तो इसकी प्राकृतिक स्थिति को बहाल किया जाएगा। हमारी मांग यही है कि वहाँ रेस कोर्स जैसी ही जगह खुली रहे। मुख्यमंत्री के बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर मित्र को इसका ठेका नहीं मिलना चाहिए। अंडरग्राउंड कार पार्किंग और क्लब हाउस की वहाँ जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद RWITC की तरफ से जो ये डील हुई है वो किसके फायदे के लिए है और उस बैठक में कौन कौन शामिल था, इसकी जाँच हम करेंगे और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित महालक्ष्मी रेस कोर्स का उद्घाटन वर्ष 1883 में किया गया था। 1914 में इसे रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को 99 साल की लीज पर दिया गया। 2013 में लीज समाप्त हुई और तब से रेस कोर्स विवादों में रहा। दक्षिण मुंबई में बसे लोगों के लिए ये रेस कोर्स उनके जीवन का अहम हिस्सा है। अंदर वॉकिंग, रनिंग ट्रैक से लेकर मौजूद प्लेग्राउंड बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अहम है। पर्यावरणविद पूछते हैं कि खुली जगह को ही खुली जगह में तब्दील करने की आखिर ये क्या परियोजना हो सकती है। चेतावनी दी कि अगर यहाँ पर किसी तरह की निर्माण गतिविधि हुई तो लड़ाई आगे लेकर पहुँचेंगे। अराउंड 70% एरिया इज ओपन फॉर पब्लिक। हो सकता है कुछ टेबल एरिया है, कुछ उनका ट्रेनिंग एरिया है, ट्रैक एरिया है, वो तो क्लोज्ड है। उसका स्टैंड्स है वो क्लोज्ड है, लेकिन वो क्लोज्ड एरिया अभी भी उनके पास है। तो जब सरकार बोलेंगे कि हम ऑलरेडी ओपन पब्लिक स्पेस को ओपन पब्लिक स्पेस बना देंगे तो उसमें कुछ गचपच है। एग्जैक्टली वो क्या करने वाला है वो एकदम छुपा के रखा है। पेपर जो निकला था लास्ट ईयर दिसंबर में, उसमें लिखा था कि वो लोग कुछ अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाला है। कोई बात हुआ था कि ऐसे लंदन आएगा, कुछ फेरिस व्हील आएगा। फिर वो हॉर्स रेसिंग वाला बोला कि हम घोड़ा कैसा देखेगा ऐसा बीच में डालेगा, तो वो बोला हम लोग अंडरग्राउंड करेंगे। तो ये सब क्या है, दिस टू माई माइंड इट इज़ ओनली making stories to hide the actual story. We will definitely, if it is the wrong plan, we will fight it, because important thing is to protect. मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स के एक हिस्से को एक बड़े थीम पार्क में बदलने के महाराष्ट्र सरकार के पहले के कथित प्रस्ताव ने तीव्र विवाद को जन्म दिया था। सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुए। नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित आलोचकों ने तर्क दिया था कि इस योजना से लैंड डेवलपर्स द्वारा वाणिज्यिक शोषण के द्वार खुलने का जोखिम है, जो कि शहर की बची खुची खुली जगह में से इस एक जगह को खत्म कर सकता है। सरकार ने फिलहाल यहाँ वादा सेंट्रल पार्क, उद्यान बनाए जाने का किया है, लेकिन लोगों में शक कायम है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं पुणे की, जहां हाल में ही कुछ युवाओं द्वारा ड्रग्स लेने के वायरल वीडियो के बाद पुणे सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अहम जानकारी दी है। L3 पब से ड्रग्स के सबूत मिले हैं। साथ ही साथ इस मामले से NDPS की धारा जोड़ दी गई है। सियासत भी तेज है। उद्धव ठाकरे ने पुणे पुलिस पर निशाना साधा है। दिखाते हैं आपको पारस धामा की रिपोर्ट।
पुणे में ड्रग्स के बढ़ते चलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। पुणे में L3 पब में ड्रग्स लेते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट सरकार से सवाल कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने पुणे पुलिस आयुक्त पर कार्रवाई की मांग की है। तोही मुद्दा अधिवेशनात आम्ही जोरात उठवणार आहोत। पुणे पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इन सवालों को विधानसभा में उठाएंगे। ये दवाएं कहां से आती हैं? त्या धुंदीतनं त्यांना खाली आणावं लागेल, कारण महाराष्ट्र पूर्ण नासवण्याचं काम होतं। व्यापार मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या पुरानी अप्रयुक्त कंपनियां या उद्योग इसके केंद्र हैं? आणि तिथून याचा काही सोर्स आहे का? मग याच्यासाठी उद्योग मंत्री काय करतायत? पुणे पब ड्रग्स मामले में वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों युवकों ने पुणे पुलिस के सामने इस बात को माना है कि पिछले शनिवार को पुणे के L3 पब में हो रही पार्टी में वे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। जांच में ये बात भी पता चली है कि पार्टी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई पुणे से ही हुई थी, जबकि मुंबई से पकड़े गए एक आरोपी के घर से प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद की गई है। इस मामले में NDPS एक्ट को भी अब जोड़ा गया है। और अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ की गई है और गर्जट दी गई। हाउस सर्चेस के बाद हमें कुछ कॉन्ट्राबैंड भी मिला है, तो उसके बेसिस पे हमने NDPS एक्ट जो है उसकी धारा 27 जो है वो ऐड की है इस केस में। और वो कौन लेके आया था इनके पास, किसने सप्लाई किया, उसमें हम अभी लीड में हैं। जैसे ही उसका सक्सेस मिलेगा तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट विल बी अपडेटेड। L3 पब की जगह एक कार्यालय बनना था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर वहां एक पब चलाया जा रहा था। इस मामले में IPC की धारा 188, 120B के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पब से जब्त सामानों को जांच के लिए भेज दिया गया है। राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई और चरण सिंह राजपूत के खिलाफ पुणे में विधान भवन के सामने ठाकरे समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए 100% सरकार दोषी है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि पुणे में जिस तरह से ड्रग्स मिल रहा है जगह जगह पर, अगर ड्रग्स के बारे में जानकारी पत्रकारों को है, कार्यकर्ताओं को है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को है, सब लोगों को जानकारी है, लेकिन पुलिस को नहीं, एक्साइज को नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो ये मिली भगत चल रही है। पुणे के पब में ड्रग्स के सेवन को लेकर अब काफी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। पुणे में गैर कानूनी पब्स पर तोड़क कार्रवाई तो की जा रही है, मगर सवाल ये है कि पुणे के पब्स में ये नशीले पदार्थ किस तरीके से पहुंच रहे हैं और क्या पुणे पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पानी के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है तो दिल्ली सरकार की मंत्री आमरण अनशन के बाद अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच जो दिल्ली वासी हैं उनकी रातों की नींदें खराब हो चुकी हैं पानी की किल्लत की वजह से। किस तरह से सियासत इस पर तेज है, दिल्ली के असोला गांव से रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर, हम लोग एक एक बूंद के लिए परेशान है। पानी एक एक न विधायक सुनता है, न यहाँ का MLA, कोई नहीं सुनता है यहाँ का। हम लोग के बात आज भी गए थे ऑफिस करके आए, बोले टैंकर भेजवा रहे, अभी तक सोच लीजिए पानी नहीं है। हम लोग बाहर से कितना महंगा खाना खाएंगे, क्या क्या करेंगे बाहर से। हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, हमारे काउंसलर है, लेकिन दुर्भाग्य से देखो कि यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। पूरा छतरपुर विधानसभा इतना तराई हो रहा पानी के लिए। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से भर के लाना पड़ता है। टैंकर मंगवाए तो हम कहाँ से हजार रुपए के पाइप लाए, 4 हजार रुपए की टंकी लाए, कहाँ से लाए? हम यहाँ गरीब आदमी हैं, कहाँ से लाए? बताइए। मैं इस वक्त दक्षिणी दिल्ली के असोला गांव में मौजूद हूं। यहां पर रात के इस वक्त 9 बज रहा है और आप देखिए कि पूरी टंकी खाली है और बूंद बूंद पानी के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। आमतौर पर जब ज़्यादातर दिल्ली जो है वो अपने घरों पर इस वक्त खा पी कर आराम कर रही होती है, तब असोला गांव के लोग इस तरीके से जो डब्बे हैं उनको लेकर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी की खोज में निकल पड़ते हैं।
असोला के इस मकान में रात को पानी के लिए कुछ इस तरह की जद्दोजहद चल रही है। मकान की अंडरग्राउंड टंकी में 10,000 लीटर पानी भरा है, जिसे लेने के लिए 100 से ज्यादा लोग हड़बड़ाहट के शिकार हैं। ये शहरी कुआं है जहां रस्सी में बाल्टी भरकर पानी निकालने की सुनीता भरसक कोशिश कर रही हैं। ये आप देखिए कि ये बिल्कुल जैसे गांव में नहीं एक कुआं होता है और उससे हम लोगों ने बचपन में कुएं से पानी खींचा है, तो ये आप देखिए कि ये भी एक घर में एक अंडरग्राउंड टंकी है और ये टंकी में जो है वो पानी टैंकर से आता है, फिर टैंकर से इसमें जमा किया जाता है और फिर जो है वो पानी निकाला जाता है और यहाँ से फिर जो है ये देखिए सारी जरिकैन में भर के और फिर लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। पानी की किल्लत है, लिहाजा हर तीसरे दिन टैंकर इस भूमिगत गहरे टैंक में पानी भरता है और एक दिन में केवल 3 कनस्तर पानी ही लिया जा सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो रामा देवी को सुन लीजिए। बस 3 कट्टी मिलती है पूरे दिन में, बाल बच्चे काम चलाते। 3 कट्टी? 3 कट्टी बस। हाँ 3 कट्टी में पूरे फैमिली रहते हैं अपने काम और कितने चलाते। परिवार हैं आप लोग? 3 हम लोग तो 3 फैमिली है। 3 लोग हैं। सोचिए 3 लोग हैं और 1, 2 और 3 जो जरिकेन हैं ये पानी मिलता है। असोला गांव के महज 10% घरों में पानी आता है। जलस्तर पाताल में पहुंच चुका है, लिहाजा यहां के ट्यूबवेल फेल हो गए हैं। अब आपको भागमती देवी के घर लेकर चलते हैं। पति को कैंसर है। 3 महीना पहले पानी लाते वक्त 67 साल की भागमती देवी का कूल्हा टूट गया। अब बूंद बूंद पानी के लिए रिश्तेदारों के इन बच्चों पर निर्भर हैं। ये आप देखिए, ये इस घर में ये पानी के ही तमाम सारे बर्तन रखे हुए हैं। ये पानी का जो है ये सिर्फ यही आप लोगों के भरने का है, आता नहीं है? और नहीं है? यही नहीं भरे जाते, कहाँ तक ढोएंगे? अच्छा, रोज ढो के लाते काम चलाने के लिए। कितना ढोएंगे, कहाँ तक ढोएंगे? ये तो भयानक गर्मी पड़ रही है, इस समय पानी का और ज्यादा किल्लत होती होगी। और बहुत ज्यादा गर्मी, हार्ट की पेशेंट बहुत ज्यादा पसीना आता, जी घबरा जाता है। ये देखिए ये पानी है। इतने तो पानी में बताओ क्या करें, कहाँ तक जाए? बालक ले आवे, किसी तो मांग लेते हैं, भैया हम पे पानी नहीं है, अब हमारे बस की नहीं है। जब हमारे बस की नहीं है तो हम पानी कहाँ तक ढोवें? तो ये आप देखिए कि ये तो बच्चे लेकर आते हैं, कभी बच्चे लेकर आते हैं दूर दूर तक, बच्चे इनको यूएस स्कूल को भी जा अपना काम भी करे हैं, नहीं ले आके दे, मैं बताओ कहाँ तक करें? जो टैंकर नहीं मंगा सकते वो रात के अंधेरे में साइकिल पर कनस्तर लेकर इस तरह पानी की खोज में निकलते हैं। लेकिन रात 2 किलोमीटर दूर पानी की ये खोज इस प्यासे इलाके में आसान नहीं है। एक डेयरी वाले हैं वो बेचारे, वो कह देते हैं भाई कोई बात नहीं है, गर्मी है, आप लोग परेशान हो, हमारे यहाँ से ले जाओ। तो मैं खुद भी लेके आता हूँ, दोनों टाइम लाता हूँ जी पानी। मैंने पशु रख रखे, मेरे पशु प्यासे बंधे हुए हैं जी। इतनी प्रॉब्लम है और कोई सुनवाई नहीं होती जी। सरकार बिल्कुल जो है कौन बंद करके बैठे हुए हैं और टैंकर माफियान का इतना जोर है सर, मन मर्जी के पैसे मांगते, कहाँ से देंगे जी हम उनको पैसे? लेकिन पानी की इस किल्लत में चांदी काटने वालों की कमी नहीं है। आपदा में सबसे बड़ा अवसर टैंकर माफियाओं को मिला है। सूत्रों की माने तो 1000 लीटर पानी का टैंकर जो पहले 500 से 600 रुपए में आता था, अब बढ़कर 700 से 1000 रुपए में हो गया है। 5000 लीटर का टैंकर जो पहले 1500 रुपए तक था, वो अब बढ़कर 2000 रुपए हो चुका है, जबकि 35,000 लीटर पानी का टैंकर 10 से 12,000 रुपए में बिक रहा है। सरकारी टैंकर आता ही नहीं है, प्राइवेट टैंकर मंगवाते हैं, वो बंद नहीं हुए, लेकिन वो महंगे बेच रहे हैं। अब कितना एक टैंकर का है? एक टैंकर के 5-5, 6 हजार रुपए लेते हैं।
केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में गंभीर चिंता व्यक्त करते कहा गया है कि उपलब्ध लगभग सभी भूजल को निकाल लिया गया है। इसका मतलब 99.1% भूजल निकाला जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, जब दिल्ली में भूजल निकालने में रोक लगी है तो प्राइवेट टैंकर माफिया कहां से पानी बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। और पानी की किल्लत का समाधान खोजने के बजाय नेता धरना प्रदर्शन और जल मंत्री आमरण अनशन करके क्या सिर्फ चुनावी फायदा लेना चाहती हैं? नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर हरिद्वार से, जहां 13 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या मामले में बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी के साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग की हत्या और गैंगरेप के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग अभी भी फरार हैं। मामले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी ओबीसी आयोग के नामित सदस्य के पद से भी हटा दिया है। मामला गंभीर है, इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित किया है। कानून भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कहीं न कहीं चरित्र की शुचिता और वाणी की विनम्रता, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। कोई भी सार्वजनिक जीवन में अगर, तो हमको भी ये देखना चाहिए कि किसी की, जिसको हम पार्टी में आगे कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर कहीं पर भी लगता है कि पहले कोई इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियाँ रही हैं या ऐसे मामलों में कोई लिप्त रहा है, तो हमको उसको दूर रखना चाहिए, पार्टी से भी दूर रखना चाहिए और दायित्वों से तो पूरी तरह दूर रखना चाहिए। और भाई, ये बात करते हैं बारिश की। तेज तपिश और धूप के बाद बारिश दस्तक तो देने लगी है, लेकिन इसके साथ ही बिजली का कहर भी टूट रहा है। राजस्थान के भरतपुर में बारिश के दौरान आसमान से बिजली गिरी। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां दिखता है कि कैसे एक पूरे मकान में बिजली गिरने से दरारें आ गई। कल रात भर तेज हवा के साथ बारिश होती रही। बिजली गिरने की यह घटना नाथद्वारा थाने के कल्लाखेड़ी बांडीनाल की बताई जा रही है। उधर दौसा से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली के टूटे तार से मकानों में करंट दौड़ गया, जिससे एक शख्स घायल हो गया। घरों में लगे बिजली के उपकरण फूंक गए। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। ये मामला लालसोट के डिडवाना गांव का है। इस घटना के बाद यहां के गांव वालों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी देखी गई। और डरावनी तस्वीर राजस्थान के कोटा में नजर आई, जहां मानसून के दस्तक के साथ ही सड़कों पर मगरमच्छों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। बजरंग नगर कैनाल रोड पर एक कार चालक को सड़क पार करते हुए भारी भरकम मगरमच्छ नजर आया, तो उसने अपने मोबाइल कैमरे पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। आपको बता दें कि इस बार 10 मगरमच्छों को वन विभाग ने बचाकर नहरों में छोड़ा है। इतना मुंह बड़ा खोल के घूम रहा था, मैं ही सोचा मैंने चढ़ाई नहीं। और अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD रिलीज हो चुकी है। कैसी है बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई दीपिका, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD रिलीज हो गई है। निर्देशक ने दर्शकों को ऐसी दुनिया दिखाने की इस फिल्म के जरिए कोशिश की है जो कि आज तक भारतीय सिनेमा में नहीं दिखाई गई है। कैसी है फिल्म, बता रहे हैं प्रशांत सिसोदिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई है। और बड़ी फिल्म मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये 600 करोड़ की है, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें बड़े कलाकार हैं और ये एक पैन इंडिया फिल्म है। कलाकारों की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पटनी, साथ में बहुत सारे कैमियोज हैं। SS राजामौली, राम गोपाल वर्मा, दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा, शाश्वत चैटर्जी जैसे लोग इसमें हैं। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की जो कहानी है वो 6000 साल का स्पैन पूरा करती है। फिल्म की कहानी महाभारत से शुरू होती है और जो महाभारत के जो सीन्स हैं उनको एनिमेशन के ज़रिए दिखाया गया है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो एनिमेशन के ज़रिए दिखाए गए हैं। उसके बाद फिल्म प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में जाती है। उस वक्त जाती है जब दुनिया ख़त्म हो चुकी है और दुनिया में सिर्फ 2 ही तबके हैं। एक तबका वो जो बहुत अमीर है और वो कॉम्प्लेक्स नाम की जगह पे रहता है, और दूसरा तबका वो जो कि गरीब है, उतने अमीर नहीं है, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कल की अवतार का। और
वो उस औरत का इंतजार कर रहे हैं, उस महिला का इंतजार कर रहे हैं जो कल की अवतार को पैदा करेंगी। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी कि ये एक ग्रैंड फिल्म है, इसकी भव्यता जो है वो देखने लायक है, फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स देखने लायक हैं। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, जो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन वापस आपको 70s का एंग्री यंग मैन आपको नज़र आ जाता है और अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो आपके दिल दिमाग पे छा जाता है। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि जो नाग अश्विन का जो वो के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, उनका जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को सोचना, उसकी कल्पना करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करके पर्दे पर उतारना वो मुश्किल काम है। उसके लिए नाग अश्विन को पूरे मार्क्स। सिर्फ बात यह है कि उनको थोड़ा सा फिल्म की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पे ध्यान देना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि आप जाके ये फिल्म देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार। और दिल्ली सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, बिना करों की दरों में इजाफा किए दिल्ली सरकार के खजाने में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिख रहा है। इस बार 13% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तेजी से भागती देश की अर्थव्यवस्था में दिल्ली भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और विकास की राह पर अग्रसर है। दिल्ली सरकार को बीते वित्त वर्ष में करों से जो राजस्व प्राप्ति हुई है वो इस बात की तस्दीक करती है। संपत्तियों की बिक्री और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण पर स्टैंप शुल्क से दिल्ली की आय में 28% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वैट वसूली में 8.8% का इजाफा हुआ। मोटर वाहनों पर टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 12.4% बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में जीएसटी में 2022-23 की तुलना में 15.6% की वृद्धि हुई। केवल शराब से मिलने वाले टैक्स 7% गिरावट को छोड़ दें तो लगभग 9% की आर्थिक वृद्धि के कारण राजस्व में अच्छा उछाल देखा गया। दिल्ली सरकार ने पुराने कानूनों को खत्म करके और ज्यादातर जगहों पर सिंगल विंडो सुविधाएं देकर लोगों के लिए व्यवसाय चलाना आसान कर दिया है, जिसके कारण भी दिल्ली की गाड़ी का पहिया तेजी से घूम रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।